नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राज्यसभा से बड़ी खबर है और बीजेपी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। जिस तरीके से लोकसभा में उसके पास बहुमत है और अब राज्यसभा में भी वो बहुमत के करीब है। तो आइए जानते हैं क्या है राज्यसभा के सीटों का गणित। राज्यसभा में 44 सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगी अब ऊपरी सदन में बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। बीजेपी के पास राज्यसभा में 85 सांसद हो गए हैं, जबकि एनडीए के पास 112 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जो कि बहुमत से सिर्फ 10 सीट पीछे है, क्योंकि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। ऐसे में उच्च सदन में बहुमत का आंकड़ा 123 होता है और जिसमें से 112 एनडीए के पास है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब ये 10 सीटों का फासला बचा हुआ है। देश भर के अलग अलग राज्यों से चुनकर आने वाले राज्यसभा के 44 सांसदों को शपथ दिलाया गया, जिसके बाद देश भर में फिर से ऊपरी सदन का गणित बदल गया है। एनडीए खेमे में लगातार बहुमत की ओर बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस को इस बार उम्मीद से ज्यादा नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से हर जगह से कांग्रेस का पतन हो रहा है और यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस जो कभी इस तरीके से राज करती थी लोकसभा और राज्यसभा में, आज वो बहुत ही पीछे है। यानी कि बात करें तो सत्ताधारी बीजेपी बहुमत के करीब है और ये जो शपथ ग्रहण हुआ है, इस शपथ ग्रहण के समारोह में बीजेपी के 17, कांग्रेस के 9 और जेडीयू के और बीजू जनता दल के 4 सदस्यों ने शपथ ली है। इस तरह अन्य द्रमुक और द्रमुक के 3 सदस्यों के अलावा एनएसपी, टीआरएस और आरजेडी के 2 लोगों ने शपथ ली है। और साथ ही आपको बता दें कि 20 राज्यों में चुने गए 62 सदस्यों को शपथ लेनी थी, लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए 44 लोगों ने शपथ ली, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके। और ये 3 दशकों के बाद पहली बार हो रहा है जब बीजेपी बहुमत के करीब है, यानी कि नवंबर तक वो बहुमत हासिल कर लेगी। लेकिन 1990 के बाद ये अब तक हुआ है कि किसी को बहुमत हासिल नहीं है और ये पहली बार हो रहा है। तो जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है और इतनी बड़ी जीत के बाद भी भाजपा बहुमत के आंकड़े को हासिल नहीं कर सकी है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 1990 के बाद से उच्च सदन में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है। केंद्र में भले ही किसी भी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन राज्यसभा में उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं रहा। हालांकि 1990 के पहले तक इस सदन में कांग्रेस का बहुमत होता था, अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें थी, लेकिन इसके बाद से स्थिति अब बदल गई है। जिस तरीके से पहले कांग्रेस का बोलबाला था और कांग्रेस किस तरीके से राज करती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है यहाँ पर। और अगर देखें तो बीजेपी और एनडीए, जिस तरीके से एनडीए की जो समर्थन बीजेपी के पास जो इस वक्त 112 एनडीए के समर्थन वाले जो सांसद भी हैं, 112 सीटें हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 10 सीट बची हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के कांग्रेस के हाथ से निकल जाने के बाद जहां अब तक उसकी वापसी नहीं हो सकी है, महाराष्ट्र में गिरते जनाधार से विधानसभा में उसका संख्या बल भी कम हो गया है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उसके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। वहीं इन 3 दशकों के दौरान बीजेपी को भी इन राज्यों में अपना जनाधार स्थित नहीं कर पाई है। इसकी वजह से राज्यसभा में अपनी ताकत का इजाफा नहीं कर सकी। लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के चलते 1989 से लेकर आज तक सभी केंद्र सरकारों को उच्च सदन में महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में छोटे छोटे और अपने सहयोगी दलों को साधना पड़ा है या विपक्षी दलों के साथ मिलकर आम सहमत बनानी पड़ी है। हालांकि जो ये स्थिति है, इस स्थिति से बीजेपी की सरकार अब उबर चुकी है। खासकर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद उसकी ताकत में इजाफा हुआ है और अब सिर्फ और सिर्फ 10 सीट पीछे रही है और नवंबर तक ये बहुमत उसे हासिल हो जाएगा। नवंबर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 11 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके बाद सरकार के पास पूर्ण बहुमत हासिल हो जाएगा। उत्तराखंड की 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जो अब बीजेपी के खाते में आएगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम से कम 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए पिछले माह चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। नए सदस्य जो पहली बार सदन में आए, उसमें से एक प्रियंका चतुर्वेदी हैं। उन्होंने पिछले साल कांग्रेस को छोड़ शिवसेना का हाथ थामा था। वहीं पर अगर बात करें तो बहुत बड़ा नाम है जो मध्य प्रदेश से है और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने साल के शुरुआत में ही किस तरीके से कांग्रेस से बगावत करके, क्योंकि जिस तरीके की कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार था
और जो वादे उन्होंने महाराष्ट्र में किए थे वो पूरा नहीं कर पाए, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंतरकलह जो मची हुई थी, और अगर देखा जाए इस वक्त तो राजस्थान में भी है, और वहीं पर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए, और वहीं पर कांग्रेस के लिए किस तरीके से उन्होंने जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई, और अब किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही राह पर चलते हुए सचिन पायलट भी राजस्थान में उसी बगावत पर अड़े हुए हैं, और अब राजस्थान का हाल भी मध्य प्रदेश जैसा ही है। तो एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य भूमिका में थे मध्य प्रदेश में, और उन्हीं के राह पर चलते हुए राजस्थान में सचिन पायलट हैं। तो अगर बात करें कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस की करारी हार का अगर जिम्मेदार कोई है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और ये हार चुनाव के बाद जिस तरीके की उनकी अंतरकलह है, पार्टी टूटने के कगार पर है, इसलिए है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1990 से पहले की अगर बात करें तो उससे पहले कांग्रेस का ही राज हुआ करता था, उसके पास बहुमत था। लेकिन अब 1990 के बाद चीजें आज इतनी बदल गई हैं कांग्रेस के लिए कि आज वो कितना पीछे है। कांग्रेस के पास इस वक्त 40 सदस्य राज्यसभा में रह गए हैं, जबकि कभी कांग्रेस बहुमत में हुआ करती थी। और आज अगर बात करें तो 245 सदस्यों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास 40 सदस्य बचे हैं, और अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के ये भी सदस्य और ही कम होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें आ रही हैं और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है। अगर कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनी भी है तो वो गठबंधन की सरकार है, और किस तरीके से उन्होंने छलावा किया, कहीं पर झूठे वादे किए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या झारखंड हो। जो चुनावी मुद्दा बनाते हैं वो किसानों को लेकर, गरीबी हटाने के लिए, और किसानों का कर्ज माफी का जो बड़ा मुद्दा है कांग्रेस का, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसको सरकार मिली थी तो बड़ा मुद्दा था किसानों की कर्ज माफी, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया, उसके बाद सरकार भी गिर गई। लेकिन अगर कहीं राज्य में उनकी सरकार बनती है तो बड़े बड़े मुद्दे वो झूठे वादे करते हैं और उसके बाद पूरा नहीं होता, सरकार गिर जाती है। लेकिन अब जनता इस बात को समझ चुकी है, क्योंकि 1, 2 नहीं 3 राज्यों में ऐसा कांग्रेस ने किया है, और उसके बाद अब अगर कांग्रेस ये चाल चलती है तो उसके लिए नाकामी होगी। सारे हथकंडे कांग्रेस ने अपना लिए हैं यहाँ, और जहां पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि की बात करते हैं, उसे धूमिल करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन सारा प्रोपेगेंडा उनका फेल हो गया है। और अब जनता राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को समझ चुकी है। कांग्रेस बात करती है गरीबी हटाओ, वो 70 सालों से वो हटा नहीं पाई, और अब इसीलिए जनता किस तरीके से उनको सत्ता से बाहर 2014 में ही कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे जिन राज्यों में उनकी सरकार बची हुई है उसमें भी हो रही है। और बीजेपी जिस तरीके से बहुमत के करीब पहुंच रही है, और नवंबर तक उसको बहुमत भी हासिल हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी और करारी हार कांग्रेस के लिए है। और वहीं और बीजेपी के लिए ये खुशखबरी है, और साथ में ही बीजेपी अब कोई भी बिल पास कर सकती है। तो जिस तरीके से बीजेपी को इससे पहले अपने जो दल थे उनको उनके साथ आकर और किस तरीके से उनको बिल पास करवाना पड़ता था, लेकिन अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं और वो अपने बल पर कोई भी बिल पास कर सकती है। तो अब लोकसभा में भी उनके पास बहुमत है और राज्यसभा में भी उनके पास बहुमत है, तो किसी भी दल का उनको समर्थन लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि एनडीए में जो उनके समर्थित सांसद हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन किसी और दल के सामने उनको बहुमत के लिए उनका समर्थन नहीं मांगना होगा। वहीं पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अब किसी भी हालात में किसी भी बिल का विरोध नहीं कर पाएगी, और अगर विरोध करेगी तो उसके पास इतने सांसदों की संख्या भी नहीं है कि वो उस बिल का विरोध करें और वो रुक जाए। यानी कि बहुमत जिसके पास होगा और जनता ने जिसको बहुमत दिया है, अब वो बिल आसानी से पास हो जाएगा। तो अब कोई भी फैसला बीजेपी ले सकती है, और जिस तरीके से उसने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, और ये देखा जा रहा है चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या तमाम ऐसे कानून जो अभी ये कहे जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार लेकर आएगी, लेकिन अभी जो बड़े बड़े फैसले हैं उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून की ही बात हो रही है, और अब वो बीजेपी के लिए भी आसान हो गया है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।